द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट विजय डाटा साहब इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और उनसे जानने की हमारी कोशिश है कि आने वाले समय के अंदर जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स हैं उनको किस तरीके की समस्याएं देखनी पड़ रही हैं और उनसे किस तरीके से दो चार होना पड़ रहा है और आने वाले समय के अंदर उनको किस तरीके से दूर किया जाएगा और साथ ही तेलों का जो भविष्य है वो क्या कहता है। डाटा साहब, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स में, दुनिया के पहले कमोडिटी बिजनेस न्यूज़ चैनल में। डाटा साहब, मेरा पहला सवाल आपसे, आने वाले समय में खाद्य तेल इंडस्ट्री का आप भविष्य क्या देखते हो? खाद्य तेलों की खपत तो देश में बढ़ रही है हर साल। कारण क्या है, आबादी भी बढ़ रही है और इनकम लेवल बढ़ने की वजह से कंजम्पशन हर साल बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन नेगेटिव बात ये है कि पैदावार देश में उस गति से नहीं बढ़ रही है जिस गति से खपत बढ़ रही है और हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा तेल इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं और अब लगभग 60% तेल हमारी ज़रूरत का हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, जो आज से 20 साल पहले जीरो था। और उसका रीज़न ये है कि खपत बढ़ गई है और पैदावार नहीं बढ़ रही है। इसलिए इंडिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि देश में खाद्य तेलों का उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, तेलों का और तिलहनों का। लगभग जितने भी कारोबारियों से बातचीत हुई है हमारी, उन सब ने यही पक्ष सामने रखा कि उत्पादन जो है लगातार बढ़ना चाहिए था, नहीं बढ़ा। हाँ, डिमांड्स लगातार बढ़ी हैं, उनके अंदर इजाफा देखने को मिला। जो डिपेंडेंसी है वो फॉरेन के ऊपर हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। लेकिन अब जो उत्पादन इंक्रीज करने की जो हम लगातार बात कर रहे हैं, उसमें इंडस्ट्री की तरफ से क्या सहयोग हो सकता है और किसान क्यों अपने खेत के अंदर एडिबल ऑयल सीड्स उत्पादित करें, उनके प्रोडक्शन को इंक्रीज करें? देखिए, इसके लिए गवर्नमेंट का ड्यूटी स्ट्रक्चर बहुत हद तक जिम्मेदार है। पिछले 10 सालों में ज़्यादातर फूड कमोडिटीज़ के दाम 100 से 150% बढ़ गए हैं, लेकिन खाद्य तेलों के दाम सिर्फ 30-40% बढ़े हैं। और उसका रीज़न ये है कि इंपोर्ट ड्यूटीज़ गवर्नमेंट ने जो कभी 80-90% थी वो 0 या 5-2.5% करीब कर दी है और इस तरीके से इंपोर्टेड ऑयल बहुत सस्ता पड़ रहा है और उसकी वजह से और चीज़ों के मुकाबले तेलों के दाम नहीं बढ़े हैं, तो किसान का झुकाव तेलों की तरफ उतना नहीं आ रहा है जितना आवश्यक है। आपको क्या लगता है, सरकार ने जो अभी 50 रुपये MSP में इजाफा किया है सरसों की, ये किसान को एल्योर कर पाएगा अपने खेत में सरसों को लगाने में? नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो सरकार को क्या करना चाहिए? कितने रुपए आप वाजिब समझते हैं कि इतने रुपए अगर सरकार इंक्रीज करती तो किसान शायद अपने खेत के अंदर सरसों की खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए सोचता? देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि गवर्नमेंट को एक मिनिमम प्राइस लेवल तय करना चाहिए कि इससे नीचे तेल अगर जाएगा तो हम लोग इंपोर्ट ड्यूटी लगा देंगे। अब पिछले मैंने जैसे अभी बताया 100, 150, 200% तक और चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं, गेहूं के, दालों के, चावल के और अन्य खाद्य वस्तुओं के। लेकिन तेलों में इतनी तेज़ी इसलिए नहीं आई है, तो गवर्नमेंट को तुरंत प्रभाव से कम 25, 30, 40% तक ड्यूटी लगा देनी चाहिए इंपोर्टेड ऑयल्स पे, ताकि इंपोर्टेड ऑयल्स का लेवल कम से कम 65-70 रुपये किलो हो जाए, जो इस समय 50-52 रुपये किलो है। और निश्चित रूप से फिर किसान को भी ज़्यादा दाम मिलेगा, क्योंकि इंडियन क्रॉप भी उसी हिसाब से महंगी बिकेगी और जब महंगी बिकेगी तो किसान अपना आप ही पैदा करने की तरफ झुकाव होगा। देश में अनाज रखने के लिए जगह नहीं है, अनाज के उत्पादन से हमको किसान को डाइवर्ट करना पड़ेगा तिलहनों की तरफ। आपने अभी बताया कि किसानों को वो कीमत नहीं मिल पा रही जो उनको मिलनी चाहिए। अगर किसानों को और ज़्यादा इजाफा दे दिया जाए तिलहन में, क्योंकि खाद्य तेल हर घर की ज़रूरत है, हर गृहिणी की ज़रूरत है, हर रसोई की ज़रूरत है। अगर यहाँ पर जितना इजाफा किया जाएगा उसका सीधा सीधा बर्डन जो है वो घर के रसोई के बजट के ऊपर पड़ेगा, जो ऑलरेडी महंगाई से आम आदमी त्रस्त है, उसके ऊपर एक और यानी कि भार, एक और यानी कि बर्डन। आपको क्या लगता है कि इस दुविधा से फिर किस तरीके से निजात पाई जा सकती है और इसके लिए क्या सोल्यूशन है? देखिए, एक सॉल्यूशन तो बहुत अच्छा मैं आपको दे सकता हूँ कि गवर्नमेंट को खाद्य तेलों पे और तिलहनों पे सारे टैक्सेस ख़त्म कर देने चाहिए और उस टैक्सेस की भरपाई गवर्नमेंट को आराम से इंपोर्टेड ऑयल पर ड्यूटी लगा कर हो जाएगी, बल्कि उससे बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इंडिया में जितने तरीके की इस समय ऑयल और ऑयल सीड्स पर टैक्सेस हैं, मैं बताता हूँ। मंडी टैक्स है, सेल टैक्स है, वैट है, मंडियों का कमीशन है, कृषि उपज मंडी की पाबंदी है कि आपको कृषि उपज मंडी में ही माल ले जाकर बेचना पड़ेगा किसान को। किसान सीधा फैक्ट्री वालों को बेच सके, वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच सकती है। इसके अलावा गवर्नमेंट जो और छूट दे सकती है वो ट्रांसपोर्टेशन में दे सकती है।
रेलों के किराए कम किए जा सकते हैं, क्यों गवर्नमेंट को ड्यूटी तो मिल ही जाएगी। रेल भाड़े और माल भाड़े पे छूट दी जा सकती है, ट्रकों के भाड़े पे छूट दी जा सकती है कि भाई तेल तिलहन का जो ट्रांसपोर्टेशन करेगा उस पर गवर्नमेंट सब्सिडी दे सकती है, उसके लिए सब्सिडाइज रेट पे डीजल दिया जा सकता है। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि आप इंडियन फार्मर को टैक्स कर रहे हैं और विदेशी फार्मर को टैक्स नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह से इंडियन फार्मर हतोत्साहित हो रहा है तिलहन उत्पादन करने से। तो इसका अच्छा सा तरीका ये किया आराम से किया जा सकता है कि इंपोर्टेड ऑयल पे गवर्नमेंट ड्यूटी लगा दे और इंडियन फार्मर पे और इंडियन प्रोड्यूस पे जितने टैक्सेस हैं सारे ख़त्म कर दें, बल्कि उनको सब्सिडी और दे दे, रेल भाड़े में छूट दे दे। रेल भाड़ा अभी बहुत ज़्यादा है और चीज़ों से, अनाज से और उनके मुकाबले उसमें छूट दी जा सकती है। और कुछ दाम बढ़ेंगे भी, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया। अच्छा आप देखिए, और चीज़ों पे टैक्स माफ़ है, तेलों पे क्यों टैक्स? अनाज पे नहीं है, चीनी पे नहीं है, बहुत सारी खाद्य वस्तुओं पे नहीं है, तेलों पे ही क्यों? तेलों पे गवर्नमेंट को टैक्स खत्म कर देना चाहिए, आराम से कीमत कम हो जाएगी, बल्कि बर्डन खत्म हो जाएगा। और मंडियों में किसान को क्यों पाबंद किया जाता है कि वो मंडी में ही लाए, सीधा बेचे, कहीं भी बेचे? किसान को तो गवर्नमेंट ने बांध रखा है कि वो मंडी टैक्स, मंडी समिति के अंदर ही जाकर के माल को बेचे, उसको अननेसेसरी का खर्चा लगता है, उसको रोका जा सकता है। गवर्नमेंट को एक पैकेज के रूप में लेना होगा, देश में पैदावार कैसे बढ़े, किसान को प्रोत्साहित करें, अच्छी किस्म के बीज दें, अच्छी किस्म के खाद सब्सिडाइज दें तिलहन उत्पादन के लिए। गवर्नमेंट चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। इसमें मेरा मानना ये है कि मेजर रोल गवर्नमेंट का और रिसर्च लैब्स का है। अच्छी क्वालिटी के बीज बनाएं, किसानों को अच्छी टेक्नोलॉजी के बारे में सूचित करें, निश्चित रूप से पैदावार बढ़ेगी, देश में भी बढ़ेगी। हम 60% तक इम्पोर्ट डिपेंडेंट हो गए हैं। गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए, वरना तो ये बहुत ख़राब, इंडियन इंडस्ट्री के लिए भी रॉ मटेरियल की शॉर्टेज है। हमारे को कच्चा माल नहीं मिलता है, हमारे प्लांट बंद पड़े रहते हैं, सिर्फ 30-40% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, प्लांट्स ज़्यादा हैं और कच्चा माल पैदा नहीं हो रहा है। जिस स्पीड से खपत बढ़ रही है, पैदावार बढ़नी ही चाहिए। जी, अभी आपको क्या लगता है आने वाले समय में, चूँकि नए डेटा रिलीज़ हुए हैं, इंडस्ट्री की तरफ से नए डेटा रिलीज़ हुए हैं, आने वाले समय में सोयाबीन और मस्टर्ड ऑयल के अंदर, प्राइसेस के अंदर एक आप उछाल देखते हैं, या फिर लगता है कि नहीं प्राइस नहीं बढ़ेंगे, प्राइस यहीं सस्टेन करेंगे या फिर नीचे आएंगे? क्योंकि प्रोडक्शन का जो सिनेरियो बना है वो थोड़ा सा पॉजिटिव बना है मस्टर्ड को लेकर के, क्योंकि मानसून अच्छा था, अच्छी बारिश हुई है, जिसकी वजह से सोयाबीन की क्रॉप में एक अच्छा इजाफा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। दूसरा, मस्टर्ड को एक अच्छा इजाफा आने की बात है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि एमपी के अंदर हाल फिलहाल के अंदर जो बारिश हुई है उससे थोड़ा बहुत इंडस्ट्री को ये फियर है कि 20 से 25% जो फसल है वो कहीं ना कहीं डैमेज हुई है। लेकिन क्या 20 से 25% अगर फसल डैमेज भी हुई है तो क्या इसका इजाफा, इसका फ़र्क क्या प्राइजेस के ऊपर हाइक के तौर के ऊपर नज़र आएगा, या लगता है कि नहीं इंडस्ट्री इसको कंपनसेट कर जाएगी? देखिए, मुझे पहले तो ये उम्मीद नहीं है कि फसल पिछले साल से सोयाबीन की ज़्यादा है, मूंगफली की ज़रूर ज़्यादा है, निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा फसल है। गुजरात में अभी हमने क्रॉप सर्वे कराया था, ग्राउंडनट क्रॉप लास्ट ईयर से एबनॉर्मली ज़्यादा है, मतलब करीब 4 गुना फसल है पिछले साल से। लेकिन सोयाबीन में हमको जो उम्मीद थी वो कतई पूरी नहीं हुई है। सोयाबीन को बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है बारिश की वजह से, एक्सेस फ्लड्स की वजह से, और मुझे नहीं लगता कि सोयाबीन क्रॉप लास्ट ईयर से ज़्यादा आने वाली है। इसकी वजह से मुझे कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी भी नहीं लगती है। और आजकल तेज़ी मंदा तो मैंने कहा है 60% हम इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं। इंपोर्टेड अमेरिका, साउथ अमेरिका में और नॉर्थ अमेरिका में सोयाबीन की क्रॉप बहुत अच्छी है, अर्जेंटीना ब्राज़ील में अच्छी है, इधर तुम्हारे इंडोनेशिया मलेशिया में पाम ऑयल की फसल बहुत अच्छी है, इसलिए मुझे तेज़ी की संभावना नहीं लगती। लेकिन यहाँ पर अभी पिछले 1 से 2 महीने के अंदर जो ट्रेड के अंदर डिफरेंसेस देखने को मिले, आपने बिल्कुल सही कहा कि अमेरिका के अंदर फसल बहुत अच्छी है और उसका इम्पैक्ट हमने अमेरिकी मार्केट्स के अंदर देखा भी। और यूएस के अंदर जो रिफाइंड सोया है वो करीब $40 के नीचे कारोबार करते हुए भी देखने को मिला अभी 2 दिन पहले, जो कि 4 साल से के निचले स्तर के ऊपर है। 2010 के बाद पहली बार ये स्तर लेवल्स देखने को मिले। और इंडियन डोमेस्टिक मार्केट उसके बिल्कुल रिवर्स काम कर रही है। 600-625 रुपये रिफाइंड सोया दिखा करके और उसके बाद तकरीबन 725 रुपये के आसपास इसका ट्रेड करना और 100 रुपये का ये उछाल आना, जबकि इंटरनेशनल मार्केट्स नीचे हैं। तो ये डिस्पैरिटी क्यों? देखिए, डिस्पैरिटी का तो रीज़न ये है, जनरली इस महीने में लोगों को अच्छी क्रॉप की उम्मीद थी, इसलिए इंपोर्ट्स कम हुए हैं। और जनरली अक्टूबर में इतनी कम अराइवल नहीं होती थी। इस साल बहुत एक्सेस फ्लड्स की वजह से हार्वेस्टिंग डिले हो गई है या डैमेज हो गई है,
और इसकी वजह से एकदम यहाँ पे लोकल सप्लाईज डिस्टर्ब हो गई हैं। इसकी वजह से टेम्परेरी तेज़ी आई है, लेकिन मुझे आगे तेज़ी नहीं लगती है। मुझे लगता है वापस बाज़ार कुछ ना कुछ घटेंगे। यानी आपको लगता है कि अभी और थोड़ा सा बाजार जो है रिवर्स डायरेक्शन में आएगा, कीमतें नीचे हैं? मुझे बाज़ारों में तेज़ी नहीं लगती है। मुझे लगता ये है कि अक्टूबर के मुकाबले नवंबर नीचा रहेगा, नवंबर के मुकाबले दिसंबर और नीचा रहेगा। डॉलर भी जो अपनी तेज़ी दिखा चुका है, वो वापस करीब 10% ऊंचे के भाव से नीचे आ चुका है, और अब आगे लगता है कि डॉलर का फ्लो अच्छा ही रहेगा, और अगर डॉलर और टूटता है तो इम्पोर्टेड ऑयल और सस्ते होंगे। क्या आपको लगता है कि पिछले 4-5 साल के अंदर जो ट्रेड के अंदर डिफरेंसेस देखने को मिले हैं या काम करने का जो तरीका है वो बदला है, कि जब भी सीजनल क्रॉप आने लगती है या सीज़न आता है, क्रॉप नज़दीक आती है या क्रॉप आ जाती है मंडियों के अंदर, सप्लाई बढ़ रही है, दूसरी तरफ उसकी कीमतें भी बढ़ते हुए हम देखते हैं। एकदम अचानक से जो एनवायरनमेंट है ट्रेड का वो बिल्कुल बदला है। क्या आपको लगता है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं जो फ्यूचर ट्रेड मार्केट्स हैं, वायदा कारोबार है या डब्बा कारोबार जिसको हम बोल देते हैं लोकल लैंग्वेज के अंदर, क्या ये वहाँ पर कोई ना कोई ऐसी भागीदारी निभा रहे हैं जिससे ट्रेड बिल्कुल विपरीत दिशाओं की तरफ चला जाता है? जो एक कारोबारी का अनुमान और जो एक कारोबारी का एक्सपीरियंस होता है वो सब कुछ फेल हो जाता है उसके आगे? इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि जो फ्यूचर्स मार्केट्स हैं इंडिया में अभी उतने मैच्योर्ड नहीं हैं, और अभी बहुत से गलत लोगों के हाथों में पड़ जाता है, और उसकी वजह से कई बार इसमें फाउल प्ले हो जाता है। फ्यूचर्स मार्केट्स गलत नहीं होते हैं, इसको कोई डैमेज कर देता है, या अभी मुझे लगता है पूरी तरीके से मैच्योर्ड नहीं है सिस्टम, और इसमें अभी धीरे धीरे मैच्योरिटी आएगी। वैसे फ्यूचर मार्केट्स कमोडिटीज़ के लिहाज से और ट्रेड के हिसाब से अच्छी चीज़ है, मैं इसको डैमेजिंग नहीं मानता, लेकिन अगर इसका गलत इस्तेमाल हो जाता है तो ज़रूर निश्चित रूप से ये कई बार मार्केट को गलत सिग्नल दिया जाता है। लेकिन 2003 से लेकर के 2013 तक लगातार ही इसका हमने मिसयूज़ होते हुए देखा है। कोई भी शायद ही ऐसा साल होगा जिस साल इसके अंदर कोई स्कैम ना आता हो। पहले दालों को लेकर के स्कैम्स निकले, फिर उसके बाद कई बार बहुत सारी कमोडिटीज़ ऐसी थीं जिनको बैन कर दिया गया। शुगर भी बैन हुई, उसको दोबारा से चालू किया, गेहूं भी बैन हुआ, उसको दोबारा से चालू हुआ किया गया, ग्वार को बैन किया गया, उसको फिर से चालू किया गया। तो कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह जो है, एक क्वेश्चन मार्क आज भी लगता है कि यहाँ पर है। और 13 साल या यूँ कहें कि 10 साल का जो ये सफ़र है, इन 10 साल के सफ़र में अभी तक मैच्योरिटी क्यों नहीं आ पाई इन मार्केट्स की? कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट हो जाते हैं, कुछ लॉज अभी उतने मैच्योर्ड नहीं हैं कि गलत आदमियों को उतना पनिशमेंट मिलता हो। इंडिया का लीगल सिस्टम निश्चित रूप से मुझे कहने में संकोच नहीं है कि अभी उतना मैच्योर्ड नहीं हो पाया है, सही समय पे न्याय नहीं मिलता है, और गलत लोग फाउल प्ले करते हैं। उसको रोकने के लिए और अच्छे प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं। गवर्नमेंट को इसके बारे में निश्चित रूप से ध्यान देना होगा। NSCL वाले इशू में आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए गवर्नमेंट? NSCL के बारे में मैंने जितना सुना है, निश्चित रूप से ऑपरेटर्स की गलती रही है। ऑपरेटर्स को ये काम नहीं करना चाहिए था, और फेयर गेम ही होना चाहिए था। जो कुछ हुआ है ये धोखाधड़ी है, मैं ये मान सकता हूँ। मार्केट टाइम्स को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चूंकि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि मार्केट टाइम्स दुनिया का पहला कमोडिटी बिजनेस न्यूज़ चैनल है। इस पर आपके कमेंट? मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपने बताया कि आप कमोडिटीज़ का पहला चैनल चालू करने जा रहे हैं, मैं पूरी शुभकामनाएं देता हूं, और उम्मीद करते हैं कि आपका चैनल बिजनेस वर्ल्ड के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।